आप सभी को नमस्कार। मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण कवि, गद्यकार और अत्यंत सरल, साधारण व्यक्तित्व के स्वामी आदरणीय नंद किशोर आचार्य जी, हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन के 79 बसंत पूरे कर चुके हैं और 80वें में प्रवेश कर चुके हैं। इस अवसर पर जनसुलभ पुस्तकालय कहम कोश की ओर से उन पर एकाग्र आयोजित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दर्जन से अधिक कविता संग्रह, कई नाटक, कई महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां और सामाजिक दर्शन संबंधी कई बेहद महत्वपूर्ण कृतियां उनके खाते में हैं और किस तरह से इन सभी विधाओं में काम करते हुए वे स्वयं को मूलतः कवि मानना चाहते हैं, कवि मानते हैं। तो इस एकाग्र की इस कड़ी में हम लोग क्यों नहीं उनके शुरुआती दौर की एक कविता सुनते हैं जो नंद किशोर जी को और हम सभी लोगों को बेहद प्रिय है। बांसुरी मोर पांख। बांसुरी मोर पांख। बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा। किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा। मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पांख जो तुम्हारे मुकुट पर चढ़ी, और ना भी चढ़ती पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था। यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी विवशता है। यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी विवशता है और मोर पांख का सौंदर्य तुम्हारी। बुरा न मानना कि अब मैं तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। बुरा न मानना कि अब मैं तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। बहुत ही प्रसिद्ध कविता, और जिस अनुभूति की बात नंद किशोर आचार्य जी अ, कविता में होने को लेकर करते हैं, वह अनुभूति यहां किस तरह से आती है, हम सभी इसको महसूस कर सकते हैं। ज्ञानोदय में यह कविता छपी थी और इस कविता से नंद किशोर आचार्य जी की जो एक पहचान बनी वह क्रमशः बनती ही चली गई। चौथा सप्तक के कवि नंद किशोर आचार्य जी, और ये अलग अलग जो विधाएं हैं, कभी नाटक में, कभी निबंध में, कभी कविता में तो खैर है ही, तो कभी उनसे यह सवाल किया गया कि आपको सबसे अधिक प्रिय कौन सी विधा लगती है, तो उसका बड़ा ही प्यारा जवाब दिया नंद किशोर आचार्य जी ने कि मैं जब जिस विधा में लिख रहा होता हूं, मुझे वही विधा सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है और मैं उसी में कंसंट्रेट करके लिखता हूं। जाहिर है कि एक रचनाकार जो इन अलग अलग विधाओं में लिख रहा है, तो उसके व्यक्तित्व पर एक जो अलग अलग विधाओं, अलग अलग ज्ञान संसार की जो अनुभव है वह सब आते हैं। उनके गद्य में भी कविता की सी अनुभूति है, नाटकों में भी है। तो यह सब बातें महत्वपूर्ण है, मगर कवि कैसे उसको एक बड़ा ही रोचक और हंसाता हुआ मोड़ दे देता है एक रचनाकार कि मैं जब जिस विधा में
लिखता हूँ, मुझे वह विधा ही उस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगती है। तो इस तरह के कई गुदगुदाते उत्तर भी हम बीच-बीच में उनसे उनके इंटरव्यूज़ में सुनते हैं। तो आइए मित्रों, इस कार्यक्रम की जो आज की इस कार्यक्रम की जो आज की कड़ी है, उसमें हम सुपरिचित कथाकार शर्मिला जालान जी को आमंत्रित करते हैं। कथाकार शर्मिला जालान जी नंदकिशोर आचार्य जी के कवि पक्ष पर अपनी बात रखेंगी और उनकी कविताओं की अपने तई विवेचना करेंगी। पहले उनका हम स्वागत करते हैं। एक बार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अर्पण जी। जन सुलभ पुस्तकालय का बहुत आभार कि जन सुलभ पुस्तकालय ने आचार्य जी पर हो रहे एकाग्र में मुझे निमंत्रित किया। उन सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार जो यहाँ शामिल हैं और जो शामिल होने वाले हैं। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। आचार्य जी की कविताओं को मैं पढ़ती रही हूँ एक सहृदय पाठक की दृष्टि से, और मेरे जो ऑब्जर्वेशन रहे थे उसके मैं नोट्स लेती रही थी। उन आधे अधूरे नोट्स को और अपनी बातों को थोड़ा सा सूत्रबद्ध, सारी बातों को व्यवस्थित करके मैं अपनी सहृदय पाठक की दृष्टि से अपनी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। मैं कवि नहीं हूँ, कथाकार हूँ, और कविता की मेरी समझ कैसी है, मुझे उस पर बहुत अपनी कविता की समझ पर बहुत विश्वास नहीं है। लेकिन आचार्य जी की कविताओं को पढ़ते हुए, उनसे गुजरते हुए मुझे बहुत आनंद मिला है। जीवन के अनुभव को कविताओं में देखती रही हूँ। जीवन को समझने के जो सूत्र मिले उन्हें मैं यहाँ पर साझा करूँगी। कविताओं की दुनिया के भीतर के रंग, राग और इमेज, उन सब पर बात करूँगी। आचार्य जी की कविताओं में ऐसा निजी यथार्थ और व्यक्तिक विजन है जो पूरी निष्ठा, आस्था से अपने सत्य को रच रहा है। उनकी कविताओं को इतने वर्षों बाद कुछ दिनों पहले फिर पढ़ते हुए मुझे ऐसे लगा कि ये कविताएं समकालीन कविताएं हैं। सबसे पहले मैं एक संग्रह है जो कि मेरा प्रिय पुस्तक है, यह मेरी रेत राग, इस संग्रह को केंद्र में रखकर मैं अपनी बातें यहाँ पर रख रही हूँ। यह पुस्तक, यह संग्रह मुझे बड़ा संग्रह लगता है। आकार की बात नहीं कर रही हूँ, दृष्टि की बात। ये कविताएं आशा और संभावनाओं के दीपक जलाती हैं। यह संग्रह मुझे कुंजी देता है जीवन को, मनुज को समझने की। इसमें जिस जीवन की बात है उस तरह के जीवन को मैं अपने आसपास देखती रही हूँ, और ये कविताएं मुझे ऐसी दृष्टि देता है जिससे जीवन संभलता है, संवरता है और आश्वस्ति देता है। इन्हें पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये कविताएं सुने विस्तार को, जो शमशान सदृश्य है, देखने और अपने भीतर उतारने के बाद, बहुत संयम और धीरज धारण करने के बाद उसमें से अंकुरित हुई कविताएं हैं। आज मैं जो बात करूंगी उसको मैंने दो शीर्षक दिए हैं अपनी बातों को सूत्र में पिरोने के लिए। इनकी कविताओं में नहीं होने में होना है। आचार्य जी की कविताओं में, आचार्य जी की कविताओं में नियति है और उसमें उम्मीद है। रात के पड़ोस में सुबह है, मृत्यु के पड़ोस में जन्म, पतझड़ के पड़ोस में बसंत, तो मरुस्थल के पड़ोस में हरियाली, वीरानी के पड़ोस में प्रेम है, नहीं होने के पड़ोस में होना। एक कविता देखिए। मुझे जैसे तुम, सब ओर ही छाई हुई है एक वीरानी रेतीली, सब ओर ही छाई हुई है एक वीरानी रेतीली, उगी है उसी में से जो हरी झाड़ी कंटीली,
उसी में से जो उसी उगी है उसी में से जो हरी झाड़ी कंटीली, बींधती ही सही, लेकिन यह भी क्या कम है, उसे वह एक लय में बुन तो देती है, मुझे जैसे तुम। यह कविता अक्टूबर 2000 में लिखी हुई थी, 2001। इसे एक बार फिर से देखिए। सब ओर ही छाई हुई है एक वीरानी रेतीली, उगी है उसी में से जो हरी झाड़ी कंटीली, बींधती ही सही, लेकिन यह भी क्या कम है, उसे वह एक लय में बुन तो देती है, मुझे जैसे तुम। कविताओं में जो सूनापन है उसमें से जीवन फूट रहा है, हरापन खंडहरों से झांकता है। संग्रह की कविताओं में हम यह देखते हैं कि नेह के अभाव में, तरलता के न होने पर टुटन होती है, पर कविताएं हमें यह दिखाती हैं कि न तो नेह का अभाव है, न तरलता का। वैसे ही जैसे कभी कभी लगता है रेगिस्तान में से कोई पौधा, हरी झाड़ी कंटीली ही सही, निकली है। हाँ, उसे देखने की दृष्टि, धीरज और संयम चाहिए। आचार्य जी की कविताओं में धूप के पड़ोस में छांव है। कविताएं प्रेम कविताएं हैं, और इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्शन जो है उसे देखा है, उस पर बात करूंगी। एक कविता पाठ कर रही हूँ। रहूंगा फिर भी, नहीं रहूंगा, रहूंगा फिर भी, ठहरे पानी में जैसे धड़कता रहता है बहना। नहीं रहूंगा, रहूंगा फिर भी, ठहरे पानी में जैसे धड़कता है बहना। उमस में बंधी रहती है हवा जैसे, सोई रहती है राख आग में। उमस में बंधी रहती है हवा जैसे, सोई रहती है राख आग में। धूप में जैसे रहती है छाया, रहूंगा आंखों में ही सूखे आंसू सा। रहूंगा आंखों में ही सूखे आंसू सा, खामोश साज में राग सा मैं रहूंगा फिर भी। नहीं रहूंगा, रहूंगा फिर भी, ठहरे पानी में जैसे धड़कता है बहना। उमस में बंधी रहती है हवा जैसे, सोई रहती है राख आग में। धूप में जैसे रहती है छाया, रहूंगा आंखों में ही सूखे आंसू सा, खामोश साज में राग सा मैं रहूंगा फिर भी। एक अन्य कविता है जिसमें चार नन्हे हाथ रेत से घर बनाते हैं। वह रेत जो बार बार ढह जाती है। घर बनाना ऐसी प्रक्रिया है जो निराश हो चुके जीवन को रास्ता दिखाती है, आशा जागती है, अंधेरे में कामना उगती है। ये प्रेम कविताएं हैं। इसमें तुमसे प्रेम, जीवन से प्रेम है। आचार्य जी की कविताओं में एब्स्ट्रैक्शन की अपनी लय है, एब्स्ट्रैक्शन है, और उनका अपना एक संसार है, अपनी व्याख्या। कई कविताएं ऐसी है जिसमें कहानी है, विशेष काल और समय है। कविताओं का अपना एकांत है। एक कविता देखिए इसी संग्रह से। ढाणी अब कहाँ है, ढाणी अब कहाँ है, ढोर डांगर मानखा कोई नहीं, सब जा चुके हैं। बस एक झूपा ही बचा है इस रेतीले उजाड़ में, जिसमें एक बूढ़ा एक बुढ़िया, न जाने कौन से विवशता के बल टिके हैं अब भी। बस एक झूपा ही बचा है इस रेतीले उजाड़ में, जिसमें एक बूढ़ा एक बुढ़िया, न जाने कौन से विवशता के बल टिके हैं अब भी। न आग है न तमाकू, न सुट्टा लगाने का बचा है दम। न आग है न तमाकू, न सुट्टा लगाने का बचा है दम। चिलम फिर भी है, मिलकर उसे दोनों पी रहे हैं। देखो आंखों में वह लहक, सुट्टा लगाने के नाम पर जो दमकती है। 1983 की यह कविता है। ढाणी अब कहाँ है, ढोर डांगर मानखा कोई नहीं, सब जा चुके हैं। बस एक झूपा ही बचा है इस रेतीले उजाड़ में, जिसमें एक बूढ़ा एक बुढ़िया, न जाने कौन से विश्वास के बल टिके हैं अब भी। न आग है न तमाकू, न सुट्टा लगाने का बचा है दम। चिलम फिर भी है, मिलकर उसे दोनों पी रहे हैं। देखो आंखों में वह लहक,
सुट्टा लगाने के नाम पर जो दमकती है। इस कविता में सब कुछ बीत गया है और बीते संसार को समेटे हुए हैं कुछ शब्द। शब्दों में है भावना जो इंटेंस है। जो बीत गया वह एक यथार्थ था, जो बीत गया वह वास्तविक जीवन था, लेकिन अब उसमें नई गति कौन फूंक रहा है? वह है एब्स्ट्रैक्शन। जीवन के बिंदुओं को जोड़ती हुई जो नीरव लय बहती है। वास्तविक जीवन में सब कुछ बीत जाता है, बह जाता है, पर सट्टा लगाने के नाम पर पुनर्नवा होते हैं बूढ़े और बूढ़ी, बाहर और भीतर को जोड़ते हुए। इन अमूर्त कविताओं को समझने की कुंजी है प्रेम। और प्रेम कविताओं में, इन कविताओं में कुएं की उपस्थिति बार बार है। 1985 की एक कविता है। थिरकता है जल एक रेगिस्तान पसरा जा रहा है सूखती इस देह पर। थिरकता है जल एक रेगिस्तान पसरा जा रहा है सूखती इस देह पर एक इसमें आत्मा भी है गहरे कुएं सी। और यह डोल मेरा प्रेम जिसमें उतर भर आता बारंबार। और यह डोल मेरा प्रेम जिसमें उतर भर आता बारंबार, शीतल मधु जल से तले में देर तक वह थिरकता है जल प्रेम की स्मृति की सिहरन। थिरकता है जल एक रेगिस्तान पसरा जा रहा है सूखती इस देह पर एक इसमें आत्मा भी है गहरे कुएं सी। और यह डोल मेरा प्रेम जिसमें उतर भर आता बारंबार, शीतल मधु जल से तले में देर तक वह थिरकता है जल प्रेम की स्मृति की सिहरन। जब हम किसी संग्रह को पढ़ते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, तब हम कवि की कविताओं तक ही सीमित नहीं रहते। कविताओं के साथ ब्लर्ब को पढ़ते हैं, भूमिका को भी पढ़ते हैं। जिन्होंने भूमिका लिखी उन कवियों और रचनाकारों के रचना संसार में भी हमारी आवाजाही होने लगती है। उनके शब्द संसार, उनकी रचनात्मक प्रक्रिया भी हमारे संसार का अंग बनती है। इन कविताओं को पढ़ते हुए जो फुटनोट्स थे उनको भी मैंने पढ़ा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि फुटनोट्स को पढ़ते हुए अन्य कवियों के साथ हमारा संसार बड़ा होता जाता है। एक जगह आचार्य जी ने लिखा है, प्रभात त्रिपाठी की कविता पानी की ये पंक्तियां पढ़कर उन्होंने कविता रची है। प्रभात त्रिपाठी की कविता की पंक्तियां हैं, और अपनी प्यास के नसीब में तो रेत पर औंधा पड़ा एक खाली घड़ा है। और अपनी प्यास के नसीब में तो रेत पर औंधा पड़ा एक खाली घड़ा है। आचार्य जी की कविता है। ये 13 जुलाई 2009 की है। कुछ तो झांकें, औंधा मत रखो घड़े को रेत पर, न हो आसार एक भी बूंद का चाहे। कुछ तो झांके, औंधा मत रखो घड़े को रेत पर, न हो आसार एक भी बूंद का चाहे। घड़े की दुनिया में कुछ तो झांके, आकाश न सही बारिश सा, धूप और हवा सा ही सही। घड़े की दुनिया में कुछ तो झांके, आकाश न सही बारिश सा, धूप और हवा सा ही सही। कुछ तो झांके, औंधा मत रखो घड़े को रेत पर, न हो आसार एक भी बूंद का चाहे। घड़े की दुनिया में कुछ तो झांके, आकाश न सही बारिश सा, धूप और हवा सा ही सही। इस तरह से इन कविताओं से गुजरते हुए मुझे अल्लाह जिलाबाई का मांड सुनते हुए आचार्य जी ने जो एक कविता रची नवंबर 2000 में, वो कविता भी मुझे मिली है। उस कविता का शीर्षक है फूटी वह आवाज। अचानक फूटी वह आवाज, मरुथली की आत्मा की तृषा अपने आप में जल हो गई जैसे सृष्टि की मानिंद। अचानक फूटी वह आवाज, मरुथली की आत्मा की तृषा अपने आप में जल हो गई जैसे सृष्टि की मानिंद। मांडती हुई खुद ही पर तपती देह अपना आप, लहरों में उन स्वरों की खोजते हैं जो मरुथली में खोए समुद्र को, जो कि वे खुद हैं।
मांडती हुई खुद ही पर तपती देह अपना आप, लहरों में उन स्वरों की खोजते हैं जो मरुथली में खोए समुद्र को, जो कि वे खुद हैं। फूटी वह आवाज, अचानक फूटी वह आवाज, मरुथली की आत्मा की तृषा अपने आप में जल हो गई जैसे सृष्टि की मानिंद। मांडती हुई खुद ही पर तपती देह अपना आप, लहरों में उन स्वरों की खोजते हैं जो मरुथली में खोए समुद्र को, जो कि वे खुद हैं। अल्लाह जिलाबाई का मार्ग सुनते हुए आचार्य जी ने ये कविता रची थी। अभी मैं आकाश भटका हुआ जो कविता संग्रह है उसको जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इस संग्रह की कविताएं जन्म और मृत्यु दोनों के महत्व को दर्शाती है, शमशान के अटल सत्य को बताती है तो सौर गृह के महत्व को भी। जन्म है तो नेह है, जन्म है तो मृत्यु भी। कविताओं में पतझड़ से मृत्यु से भी राग है, अलग अलग रंग हैं जिनको हम कभी भी प्रेम नहीं कर पाते, उन चीजों से लगाव है। पतझड़ में कभी झड़ेंगे किसी की याद में। इस तरह वे चीज़ें जो हमें उदास कर देती हैं, तोड़ती हैं, जिससे घुटन पैदा होती है, कविताओं को पढ़ने के बाद वे हमें जीवन से जोड़ती है, जीवन से अनुराग पैदा करती है। इन कविताओं में प्यार के विभिन्न रंग हैं। प्यार एक चुप का दूसरी चुप में विसर्जन है। यह कविता अलग तरह की कविता है। छिलते हुए अपने को इस संग्रह से यह कविता है विसर्जन। इतनी आवाजों के बीच सुन लेता हूँ मैं उस चिड़िया की आवाज जो चुप है। इतनी आवाजों के बीच चुन लेता हूँ मैं उस चिड़िया की आवाज जो चुप है, मेरे गीत की चुप को गाती हुई अपने में। प्यार है एक चुप का दूसरी चुप में विसर्जन, प्यार है कविता बस इसलिए। इतनी आवाजों के बीच सुन लेता हूँ मैं उस चिड़िया की आवाज जो चुप है, मेरी गीत की चुप को गाती हुई अपने में। प्यार है एक चुप का दूसरी चुप में विसर्जन, प्यार है कविता बस इसलिए। कभी कभी हम मृत्यु को अंत और जन्म को आरंभ समझ लेते हैं, लेकिन मृत्यु आरंभ भी तो है जन्म का। ये अपनी जगह बदल भी सकते हैं। आती है जैसे मृत्यु संग्रह में आचार्य जी ने सूनेपन को, नीरव को बहुत पढ़ा है और तभी इस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं। कविताओं में पतझड़, ठूंठ, सूनापन, खेजड़ी आदि शब्द आते हैं और उसमें से जीवन प्रस्फुटित होता है। आती है जैसे मृत्यु। सूनी सूनी दोपहर, सूनी सूनी सी दोपहर यह स्पंदित है सिर्फ पंडुकी के रव से। सूनी सूनी सी दोपहर यह स्पंदित है सिर्फ पंडुकी के रव से, जो यदि होता नहीं तो यह दोपहर भी मुझ जैसी ही होती। सूनी सूनी सी दोपहर यह स्पंदित है सिर्फ पंडुकी के रव से, जो यदि होता नहीं तो यह दोपहर भी मुझ जैसी ही होती। पर ये कविताएं मुझे आशावादी कविताएं लगती हैं। कवि को अंधेरा भी उतना ही प्रिय है जितना उजाला, और उजाले से ज़्यादा प्रिय है अंधेरा, क्योंकि अंधेरे में गहराई है, अंधेरे में अपने अस्तित्व को देख पाने की क्षमता है। कुछ कविताएं प्रेम कविताएं दैनंदिन जीवन से निकली हुई कविताएं लगती हैं, जैसे बार बार अपने ही कमरे में अपनी किताबों के बीच रखी हुई हो चिट्ठी हिफाजत से, अचानक एक दिन खो जाए। अपने ही कमरे में अपनी किताबों के बीच रखी हुई हो चिट्ठी हिफाजत से, अचानक एक दिन खो जाए। और यह जानता भी मैं कि वह हरगिज मिलेगी नहीं। हर व्यस्तता में उसी को सोचूं, हर फुर्सत में उसको ढूंढता जाऊं, हर हर पन्ने पर, हर किताब में बार बार। अपने ही कमरे में अपनी किताबों के बीच रखी हुई चिट्ठी हिफाजत से अचानक एक दिन खो जाए, और यह जानता भी मैं कि वह हरगिज मिलेगी नहीं। हर व्यस्तता में उसी को सोचूं, हर फुर्सत में उसको ढूंढता जाऊं, हर हर पन्ने पर, हर किताब में बार बार।
इन कविताओं को जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे सामने आता है कोई तपता हुआ दिन और खस की मिठास, कोई पत्ताहीन पौधा और उसमें से निकल आती है कोई पत्ती, एक हल्की सी बारिश जो रेगिस्तान को बदल देती है। बोल रहा जल, सूनेपन में अंकुर फूटा बोल रहा है जल, रेतीली खामोशी में। सूनेपन में अंकुर फूटा बोल रहा है जल, रेतीली खामोशी में। ये बहुत छोटी सी कविताएं हैं, लेकिन इसमें बहुत व्यापक अर्थ है। आती है जैसे मृत्यु वाग्देवी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ संग्रह है 2000 का। 2000 का यह संस्करण है और इसमें कविताओं को 3 खंड में बांटा गया है, जिनके शीर्षक हैं उतर गई है झील, बेघर हुआ जाता शहर, राग मधुगंधा 3। एक कविता जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा उस कविता में पूरी कहानी चल रही है, उस कथा का नेगेटिव कहानी का है। आंगन छतें, छतें मिलती हैं छतों से, बल्कि अक्सर जा पहुंचती आंगनों तक, जो बिनते हैं नाज, धोते हैं कपड़े, चमकाते एड़ियां, सुखाते और संवारते बाल, हंसते रोते बतियाते। छतें मिलती हैं छतों से, बल्कि अक्सर जा पहुंचती आंगनों तक, जो बिनते हैं नाज, धोते हैं कपड़े, चमकाते एड़ियां, सुखाते और संवारते बाल, हंसते रोते बतियाते। आंगनों पर आपस में फुसफुसाती छतें, आंगनों पर आपस में फुसफुसाती छतें, किंतु जानते हैं आंगन भी और दरारों के बारे में, जिनमें मलता रहता है पानी। पूरा शहर मानो एक छत है, आंगनों में बटी, आंगनों से बटी, या कि आंगन एक जिसको जोड़ती है छतें। छतें मिलती हैं छतों से, बल्कि अक्सर जा पहुंचती आंगनों तक, जो बिनते हैं नाज, धोते हैं कपड़े, चमकाते एड़ियां, सुखाते और संवारते बाल, हंसते रोते बतियाते। आंगनों पर आपस में फुसफुसाती छतें, किंतु जानते हैं आंगन भी और दरारों के बारे में, जिनमें मरता रहता है पानी। पूरा शहर मानो एक छत है, आंगनों से बटी, या कि आंगन एक जिसको जोड़ती है छतें। इन कविताओं को जब मैं पढ़ती हूँ तो ये संवेदना पर ऐसा असर डालती है कि अंदर में परिवर्तन घटित होता है। मृत्यु और अंधेरे में जीवन की अंतर्धारा बहती दिखाई देती है। इन कविताओं में मृत्यु जो शाश्वत है उसकी बात है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उस आवेग की बात भी है जो हर क्षण हमारे भीतर की जड़ता, निष्क्रियता के तमस को तोड़ता है। इन कविताओं में मृत्यु जो शाश्वत है उसकी बात है, तो साथ में उस वह आवेग भी है, उस आवेग की बात भी है जो हर क्षण हमारे भीतर की जड़ता को, निष्क्रियता के तमस को तोड़ता है। इन कविताओं को पढ़कर मुझे रोशनी मिलती है। विराग के अंदर राग छुपा है, मृत्यु के अंदर फूटते हैं पत्ते, मरुस्थल से निकलती हैं कविताएं। जीवन और मृत्यु के अटल और अद्वैत रिश्ते को ये कविताएं बताती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कविताओं में जन्म मृत्यु दो छोर नहीं है, राग विराग दो छोर नहीं है, बंजर और उर्वर दो छोर नहीं है, बल्कि वह हमारे अपने भीतर के अनुभव खंडों में एक दूसरे के भीतर स्पंदित होते हैं, बल्कि वह हमारे अपने अनुभव खंडों में एक दूसरे के भीतर स्पंदित होते हैं। ऐसा कविताओं को पढ़ते हुए महसूस होता है। कभी कभी हम मृत्यु को अंत और जन्म को आरंभ समझते हैं, लेकिन मृत्यु आरंभ भी है जन्म की। अगर मृत्यु आरंभ भी हो सकता है जन्म का, या अपनी जगह बदल सकते हैं। आचार्य जी की कविताओं को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, एक घर उल्टा और एक घर सीधा। तो एक घर उल्टा एक घर सीधा किस तरह से है? जैसे एक संग्रह है केवल एक पत्ती ने, केवल एक पत्ती ने, यह जो संग्रह है, यह कविता मैं सोचती हूँ कि कैसे लिखी गई,
किस परिवेश और किस प्रदेश में ये कविताएं लिखी गई, इतना अकेलापन, ऐसा सूनापन कविताओं में, जैसे लगता है कोई उम्मीद नहीं है पढ़ते हुए। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरी कविता वहाँ पर आ जाती है, जिसमें एक पत्ती दिखाई देती है उम्मीद की। इस तरह से नाउम्मीदी और उम्मीद, आचार्य जी की कविताओं में एक घर उल्टा और एक घर सीधा यह दिखाई देता है। एक घर अकेलेपन का है तो दूसरा उम्मीद का। एक घर में आशा की पत्ती दिखाई देती है तो दूसरे में निराशा की। एक कविता देखिए। बना दी है जिसने, ढूंढती हुई पी को ठहर ठहर कर चुप हो जाती है पुकार वह। ढूंढती हुई पी को ठहर ठहर कर चुप हो जाती है पुकार वह। कान लगाकर सुनती है आहट निस्वर। कान लगाकर सुनती है आहट निस्वर। खामोशी में अपनी बना दी है जिसने उसकी पुकार संगीत। ढूंढती हुई पी को ठहर ठहर कर चुप हो जाती है पुकार वह। कान लगाकर सुनती है आहट निस्वर। खामोशी में अपनी बना दी है जिसने उसकी पुकार संगीत। एक दूसरी कविता। ऐसी भी होती होगी आवाज। ऐसी भी होती होगी आवाज, न कोई बोलता जिसमें न सुनता है जिसे कोई। ऐसी भी होती होगी आवाज, न कोई बोलता जिसमें न सुनता है जिसे कोई। होता होगा ऐसा मंजर, न जिसमें दिखता है कुछ न जिसको देखता कोई। होता होगा ऐसा मंजर, न जिसमें दिखता है कुछ न जिसको देखता है कोई। प्रतीक्षा होगी ऐसी भी किसी के लिए नहीं है जो, न जिसको कर रहा कोई। प्रतीक्षा होगी ऐसी भी किसी के लिए नहीं है जो, न जिसको कर रहा कोई। प्रेम की बस्ती देखो बसती है फिर भी, न इसको बसाता कोई न इसमें बसता है कोई। ऐसी भी होती होगी आवाज, न कोई बोलता जिसमें न सुनता है जिसे कोई। होता होगा ऐसा मंजर, न जिसमें दिखता है कुछ न जिसको देखता कोई। प्रतीक्षा होगी ऐसी भी किसी के लिए नहीं है जो, न जिसको कर रहा है कोई। प्रेम की बस्ती देखो बसती है फिर भी, न इसको बसाता कोई न इसमें बसता कोई। आचार्य जी की कविताओं में सूनापन है और उसमें एक उम्मीद है, सूनापन का विस्तार है और उसमें से हल्के से प्रेम की कोई आहट होती है जो सूनेपन को एक लय में बदल देती है। इन कविताओं में जो यथार्थ है उसकी त्वचा के नीचे के अर्थ को हमें खोजना होगा। अब मैं अपनी बात को एक नोट पर एंड करूंगी। ये बात जो मुझे लगी है पढ़ते हुए कि आचार्य जी की कविताओं में करुण रस है और आशा की प्रस्तावना है। सभी संग्रहों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है वे गालिब के करीब लगते हैं। पर मैं 60 के दशक के कथाकार अशोक सिरसिरिया जी के यहाँ जाती थी। वहाँ उनके एक मित्र टी विजेंद्र आते थे। उन्होंने गालिब के लिए एक जगह लिखा था और कहा था कि गालिब में आशाहीनता और असहायता का राग बज रहा होता है। गालिब में आशाहीनता और असहायता का राग बज रहा होता है। अलबत्ता गालिब की भाषा का सौंदर्य अक्सर असहायता और आशाहीनता का राग जो वहाँ बज रहा है उसको ढक लेता है। इस अर्थ में गालिब की भाषा उनके कथ्य के साथ एक तरह का धोखा भी करती है। इस अर्थ में गालिब की भाषा उनके कथ्य के साथ एक तरह का धोखा भी करती है। पर आचार्य जी की कविताएं उम्मीद से भरी कविताएं हैं। कविताओं के वाक्य बंजर वाक्य नहीं हैं जिसमें से अंकुर न फूटे। इनमें से अंकुर फूटते रहते हैं आशा और उम्मीद के। इन कविताओं में जो एब्स्ट्रैक्शन है वहाँ आशा का झिलमिलाता जीवन है, प्रेम का झिलमिलाता जीवन है। जीवन में हमारे ऐसे क्षण और ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम बंजर क्षण या पल कह सकते हैं, यानी निराशा, असफलता, अकेलापन और उसमें डूबे हुए वे पल जिनमें से आशा की कोई कणी झलकती हुई दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन
इस पुस्तक की, इस संग्रह की कविताओं को पढ़ते हुए मुझे यह विश्वास होता है कि उस बंजर क्षण से अंकुर फूटेगा, उसमें से निकलेगी एक पंक्ति, एक पत्ती, एक अंकुर ही हमें जीवन में रोशनी देगा। धन्यवाद, नमस्कार। अर्पण जी। जी, जी, शुक्रिया शर्मिला जी इस वक्तव्य के लिए। और मित्रों, हमने देखा कि किस तरह अलग-अलग संग्रहों से ली गई कुछ एक चुनिंदा कविताओं के माध्यम से शर्मिला जी नंदकिशोर आचार्य जी के कवि पक्ष पर अपनी बात रखती हैं और उनकी कविताओं की जो व्याप्ति है वह कितनी गहरी है, कितनी बहुआयामी है, इसकी भी एक झलक हमने देखी। निश्चय ही जिस अंकुर के उमगने से एक उम्मीद बंधने की बात शर्मिला जी कर रही हैं, वे वह अनुभूति नंदकिशोर आचार्य जी की रचनाओं में है, कविताओं में भी और कविताओं से इतर भी। और मित्रों, यह बात इसलिए भी खास हो जाती है कि दुख जो है नंदकिशोर आचार्य जी के कवि पक्ष को ज्यादा आकर्षित करता है, उसमें ज्यादा रमता है। और किसी बातचीत में वे ये कह भी रहे थे कि आज के हमारे समय में अगर हम दुख पर न लिखें तो किस पर लिखें। तो चूंकि उनका काम अहिंसा पर है, अहिंसा विश्वकोश का संपादन किया, और जिस तरह से महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्य के अनंत रूप हो सकते हैं, तो इस हिसाब से देखें तो सर्जना के में जो अपने सत्य के अनुभव है, निजी जो निजता है अनुभव की, उसके भी कितने रूप हो सकते हैं, वहां दुख भी आता है। यह बात शर्मिला जी ने भी कही कि वहां रोशनी से अधिक अंधकार की ओर कभी अभिमुख होता है, क्योंकि सर्जना जो है ऐसे ही बीहड़ रास्तों से निकलकर आगे बढ़ती है। कोई भी वीरानी जो है उसमें किसी भी तरह का अंकुर फूट सकता है और किसी भी चुप्पी में कोई भी बड़ी बात कही जा सकती है। एक ऐसी ही कविता है मात्र 3 पंक्तियों की शर्मिला जी, और बेहद प्यारी कविता, बोल रहा जल, बोल रहा जल। तो उसको यहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। 3 पंक्तियां, 3 पंक्तियों में आचार्य जी कैसे इस बिंब के माध्यम से अपनी पूरी बात कह जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्यारी कविता। सूनेपन में अंकुर फूटा, सूनेपन में अंकुर फूटा, बोल रहा जल रेतीली खामोशी में, बोल रहा जल रेतीली खामोशी में। और जिस दुख की हमने बात की, तो हिंसा जिसको लेकर, अहिंसा पर काम उनका है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अहिंसा पर काम है तो वहां हिंसा की चर्चा होगी ही। और हिंसा सिर्फ जो प्रत्यक्ष लड़ाई झगड़े हैं, युद्ध हैं, वही नहीं है। अगर हम किसी युद्ध के समर्थन में भी आते हैं तो वह भी एक विचारात्मक हिंसा ही है। तो हिंसा के भी बहुत सारे रूप हैं, तो उसको लेकर भी वे चिंतित होते हैं, उस पर विचार करते हैं। और कई बार इस तरह के जो एक सामाजिक विषयों पर चिंतन परक उनका काम है, उनसे गुजरते हुए, अध्ययन मनन करते हुए वे पुनः कविता की गोद में आ बैठते हैं। कई बार उनका कवि आक्रोशित हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह क्या करे। जिस बेबसी की बात आप गालिब के यहाँ देख रही थी और कह रही थी, स्वयं नंदकिशोर आचार्य जी इस बात को मानते हैं कि वे जब उनका कवि धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है और कुछ मैच्योर कविताएं लिखना आरंभ करता है, और शुरुआत में वे
गांधी से प्रभावित रहे अपने स्कूल के दिनों में, तो ऐसी तुकबंदी भी की। जी कुशक बनते हैं उनको याद भी है, मजे की बात यह है कि उनको याद भी है, मगर उससे आगे कभी बढ़ता है तो वे पाते हैं कि वे गालिब के निकट जा रहे हैं। और शुरू में वे उर्दू में लिखने की कोशिश करते हैं, मगर लिपि उन्हें नहीं आती है, तो फिर वे हिंदी में आते हैं और फिर अज्ञे गालिब के बाद किसी और से प्रभावित होते हैं, किसी और रचनाकार से, किसी कवि से, तो वे अज्ञे हैं और क्रमशः उनके लेखन में तमाम विचारक, लेखक बाहर के भी, देश के भी आते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अनुवाद के काम भी किए हैं। तो मैं जो बात कह रहा था, जिस आक्रोश की बात कह रहा था कि ऐसी असहज कर देने वाली स्थिति में जहां एक रचनाकार बेबस हो जाता है, तो वह क्या कहता है। एक ऐसी ही कविता है और मुझे लगता है कि इस कड़ी को हम इस कविता के साथ विराम दें। उनकी एक कविता है, गूंगा हो जाना चाहता है, गूंगा हो जाना चाहता है। इसको पढ़ता हूं, छोटी सी कविता, मगर कैसे इसमें भी कवि कितनी बड़ी बात कह रहा है और अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। और अपनी पीड़ा का मतलब समय और समाज की पीड़ा, जिसमें व्यष्टि तो शामिल है ही, मगर वो अंततः पूरी समष्टि की आवाज उसमें व्याप्त हो जाती है। गूंगा हो जाना चाहता है, गूंगा हो जाना चाहता है शब्द, नहीं तो भला कह पाएगा कैसे। गूंगा हो जाना चाहता है शब्द, नहीं तो भला कह पाएगा कैसे। इन जुल्मतों को वह इन जुल्मतों को वह गूंगा हो जाना चाहता है शब्द, नहीं तो भला कह पाएगा कैसे। इन जुल्मतों को वह, क्या नाम हो उसका, दुनिया छा ली है जुल्मतों ने जो। क्या नाम हो उसका, दुनिया छा ली है जुल्मतों ने जो। गूंगा होकर ही अब हो पाएगा शब्द, गूंगा होकर ही अब हो पाएगा शब्द, कहानी जुल्मतों की मुझ में व्याप्त। तो यह जो आकुलता है, अभिव्यक्ति की जो आकुलता है, जो वीरानी में जिस अंकुर के फूटने से कभी आह्लादित हो जाता है, जिस अंधेरे से वह परेशान होकर शब्दों को ही यूं बरतने की कोशिश करता है। कई ऐसे और उनकी कविताएं हैं जिसमें एक प्रतिशोध, शब्द प्रतिशोध लेते हैं, वह भी एक बड़ी प्यारी कविता है। कहीं मैं स्वयं उनके ही मुख से इस कविता को सुन भी रहा था। तो फिलहाल चूंकि यह एकाग्र भी लंबा चलेगा और कई लोग बोलेंगे, उनके अलग अलग पक्षों पर चर्चा होगी, उनके नाटककार के पक्ष पर, उनके समालोचक के पक्ष पर, इन सब पर, कवि पक्ष पर भी और लोग भी बोलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा शर्मिला जी, आप जोड़ी और अपनी बात रखी। और एक कथाकार जब कविताओं का चयन करते हुए अपनी बात रखता है, तो उसका भी अपना एक खास फ्लेवर है, मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी जोड़ने के लिए। और मित्रों, नंद किशोर एकाग्र जी पर जो यह कड़ी थी, यही विराम लेती है और हम इस एकाग्र के अंतर्गत किसी और कड़ी को लेकर पुनः आते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश के प्रोग्राम आप इसके फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।